जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की हर सप्ताह होने वाली 281वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हम देश में समसामयिक विषय जो समाज के लिए और खासकर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर हम बातचीत करें और उस पर हम एक्सपर्ट के माध्यम से अपना प्रयास करते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ बेहतर करें। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण भी डिसीजन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2012 में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन नंबर 565, जिसी के तारतम्य में, जिसी के मामले में आगे चलते हुए एक बार फिर इंदिरा जयसिंह को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम जिम्मेदारी के तहत बातें रखने को बोला है, जिससे कि एक देश में नई बहस छिड़ गई है। सहमति की उम्र, थोड़ी हम बातचीत करें तो किशोर न्याय अधिनियम 1986, मैं 2015 की बात नहीं कर रहा हूं, किशोर न्याय अधिनियम 1986 में लड़कों की जो उम्र थी वो 16 वर्ष थी और लड़कियों की जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी, उल्टा था। इसी के तारतम्य में जब किशोर न्याय अधिनियम 2015 आया, या यूं कहें कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जब आया, तो उसकी धारा 2E में बालकों को परिभाषित किया गया और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 212 में बालकों को परिभाषित करते हुए एक लाइन उम्र जो है 18 वर्ष निश्चित कर दी गई, लड़कों की और लड़कियों दोनों की। लेकिन चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत आज भी लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल और लड़कों की विवाह की उम्र 21 साल रखी गई है। ये किसी वजह से गैप दी गई है। पॉक्सो एक्ट जब बना था तो बहुत सारा लंबा डिस्कशन हुआ था और 2012 तक विवाह की जो उम्र थी लड़कियों के मामले में वो वही थी जो इस पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं आप, और जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या सहमति की उम्र, सेक्स करने की सहमति की उम्र या सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर दिया जाएगा, जिससे कि जो हम आज देख रहे हैं कि टीनेजर में बच्चे आपस में संबंध बनाते हैं, तो वे मामले पॉक्सो के अंतर्गत कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे या सुविधा होगी। इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने के लिए एक बहुत समृद्ध पैनल है हमारे साथ। एडवोकेट हर्षिता जुड़ी हुई है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, प्रदीप सर जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से, डॉक्टर गरिमा जुड़ी हुई है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, आप नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दया जी जुड़ी हुई हैं, दया गर्ग जी अलवर में प्रैक्टिस करते हैं, आप CWC के अध्यक्ष भी रही हैं पहले, और संजय सेंगर सर जुड़े हुए महाराष्ट्र से एडवोकेट हैं, साथ ही SCPCR के मेंबर भी हैं। तो इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय न लेते हुए मैं एडवोकेट हर्षिता से निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है एज ऑफ कंसेंट पर अपनी बात रखें। वास्तव में क्या होना चाहिए, इसको 18 से घटाकर 16 करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। हर्षिता, ओवर टू यू। जी सर, प्रणाम सर, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। मैंने अपना एक नोट बनाया हुआ है तो मैं उसको भी एक तरह से फॉलो अप करते हुए बात करूंगी, इसलिए हो सकता है मेरी नजर थोड़ा सा कैमरे से दूर रहे। मैं हर्षिता निगम हूँ, एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस करती हूँ इंडिया के ऑलमोस्ट हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। आज हम ऐसे एक मुद्दे पर विषय पर बात करने वाले हैं जो करने आई हूँ, जिसके आसपास भविष्य के करोड़ों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है, जिसका नाम है एज ऑफ कंसेंट। और पॉक्सो के बीच में जो भी कंफ्यूजन हो रही है या मिसयूज हो रही है, उसकी जरूरतों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। आज हम सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज, परिवार, बच्चे, साइकोलॉजी और सुप्रीम कोर्ट की अभी अभी हुई जो केस की बात, जिसका सर ने डिस्कशन किया है, चौबे सर ने, उसके ऊपर मैं कवर करूंगी। ये टॉपिक सिर्फ एक लीगल डिस्कशन नहीं है, ये पब्लिक पॉलिसी, चाइल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी और ग्राइंड रियलिटी के मेल्टिंग पॉइंट को दर्शाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, इंडिया के ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक यह एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जो कि पॉक्सो के मिसयूज, एक तरह से हम देखें टीनेज जो लवर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को जो क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है, पेरेंट्स का ऑनर बेस्ड कंप्लेंट जो रेज हो रही है, या फिर 16 से 18 एज ग्रुप का जो ग्रे एरिया है, जो अमाइकस इंदिरा जयसिंह मैम ने अमाइकस के रूप में वो इस केस में चर्चा कर रही हैं,
तो उन्होंने ग्रे एरिया वर्ड यूज किया है। लड़कों का जो डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ये भी वर्ड यूज हुआ है इस केस में। इस विषय पे मैं थोड़ा बहुत रोशनी डालूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑफिशियली इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है और अभी इस पे चर्चा चल रही है। अभी कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया है इस केस पर, बट पॉक्सो बेसिकली मिसयूज हो रहा है। ये चीज हम लोग कैसे मैं बोल सकती हूँ, जस्टिस, दो जजेस की बेंच है, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस आर माधवन। उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने इस जजमेंट में दैट द पॉक्सो एक्ट इज बीइंग मिसयूज्ड इन केसेस कंसर्निंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन द एडोलेसेंट्स। ये उन्होंने कोट किया था। कोर्ट ने भी ये कहा है कि पेरेंट्स लड़की और लड़के के कंसेंशुअल रिलेशनशिप को बदले की भावना से एक तरह से लेकर के केस करते हैं। कोर्ट को हर हफ्ते ऐसे बेल मैटर्स मिल रहे हैं जिनमें सिमिलर तरह के इश्यूज फेस किए जा रहे हैं। स्पेशली जो मेल एडोलेसेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं इस इशू की वजह से। we need to we need to spread the legal awareness among boys and men। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्ट जो लीगल अवेयरनेस डायरेक्शन पास करने के लिए रेडी है इस विषय पर। इसमें सर मैं इस पे लाइट थ्रो करना चाहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हियरिंग है, ये इनमें पैरेलल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। तो मैं इस विषय में बताना चाहती हूँ, मेन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो यही है कि क्या 16 से 18 साल के कंसेंटिंग एडोलेसेंट्स को रेपिस्ट की तरह ट्रीट करना कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ था इस केस में, कोर्ट के सामने के सामने यही सबमिशंस आई थी कि एक केस था सर, प्रभात मंडल केस, जो आपने बताया था, जो कैलकाटा हाई कोर्ट में एडोलेसेंट्स के सेक्सुअलिटी पर ब्रॉड और अनसाइंटिफिक ऑब्जर्वेशन दिया था इस केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इस रिमार्क को स्ट्राइक डाउन करते हुए कन्विक्शन को रिस्टोर करने की बात की थी। और इसमें सिंपली बताया गया कि माइनर्स कैन नॉट लीगली कंसेंट, ये बताया गया था इसमें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सुमोटो केसेस और मैटर्स को क्लब किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे हम लोग इन टोटालिटी में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इंदिरा जयसिंह मैम ने भी सबमिशन यही दिया था कि पॉक्सो प्रीडेटर्स के लिए है, लवर्स के लिए नहीं है। बेसिकली जो बच्चे मतलब जो स्कूल में जो टीनेज रोमांस कहते हैं जिसको, वो एक तरह से क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, ये मैम ने ऐसा कोट करके बोला था। सिंपली इन्होंने एक और चीज बोली है दैट एक्सप्लॉयटेशन पर जीरो टॉलरेंस देगी सुप्रीम कोर्ट। मतलब इट विल नॉट हैव एनी टॉलरेंस अबाउट एनीबॉडी। इसके अलावा अगर हम यूनियन गवर्नमेंट का देखें, तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिटन सबमिशन में ये चीज लिखा है कि एज ऑफ कंसेंट रिड्यूस करना वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और इसमें यह भी बोला है कि एक्सेप्शंस प्रीडेटर्स का लूपहोल बन सकता है। मतलब एक तरह से हम लूपहोल दे देंगे, जो प्रीडेटर्स हैं वो इस चीज को नेगेटिवली यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो यही एक बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने अभी तक इसमें रिसर्च करके सीखा। इसके अलावा मैं अगर बोलूं तो मैं इन जो ग्राउंड रियलिटी है जो इंडिया में एक्चुअली में फेस कर रही है इंडिया, मैं कुछ डेटा कोट करूंगी। एनसीआरबी का डेटा है और कोर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व किया कि 40 से 55% जो पॉक्सो के मैटर्स हैं सर, वो ज्यादातर रोमांटिक मैटर्स वाले ही होते हैं। मतलब जिसमें कोई लव अफेयर या कोई स्कूल रोमांस, इस टाइप के जो मैटर्स हैं, 50% तक ऐसे ही मैटर्स आ रहे हैं। लड़की कोर्ट में जाकर के सबसे पहले यही बोल देती कि मैं मर्जी से गई थी अपने, अगर ऐसे कोई मैटर्स होते हैं, पॉक्सो के केसेस होते हैं तो। या फिर लड़का जेल में है, पेरेंट्स कास्ट ऑनर पे भी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। अगर कास्ट के भी इश्यूज हैं, उन केसेस में भी पेरेंट्स केस फाइल कर देते हैं अगर दे डू नॉट कंसेंट टू देयर रिलेशनशिप। देन जिनमें हाई रोमांटिक पॉक्सो मैटर्स हैं वो स्टेट्स हैं यूपी, एमपी, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये मतलब मैंने थोड़ा सा देखा था इस पे।
इसके अलावा मैं आपको इंटरनेशनल लॉ को अगर कंपेयर करते हुए बताऊं तो मैं आपको बता सकती हूँ यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स, वहां पे 16 इयर्स की एज है, कंसेंशुअल एज। कनाडा में भी 16 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 16 है, फ्रांस में 15 साल की उम्र है, 15 इयर्स है, जर्मनी में 14 इयर्स है। बट वहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं तमाम तरीके के। इसके अलावा यूएसए में अगर मैं देखूं तो वहां पे 16 से 18 साल के बीच में है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंसेंशुअल एज है वहां पे बच्चों के। अगर मैं वैसे तो मैं चाहती हूँ कि बाकी के पैनलिस्ट जो है वो भी कंटिन्यू करें, और मैं बाद में इन क्वेश्चंस को फ्रेम करूंगी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे में बताऊंगी। आप बताइए सर, मैं अभी बताऊं या फिर? दूसरे पैनल्स को ले लेते हैं, फिर बात बिल्कुल सर, करेंगे। इसमें एक बिल्कुल बहुत सर, बड़ा एस्पेक्ट जब हम जाएंगे तो मेडिकल एस्पेक्ट भी रहेगा, और जिस पर बिल्कुल उम्मीद है कि डॉक्टर गरिमा प्रकाश डालेंगी कि क्या 14 साल 13 साल में जब फिजिकल रिलेशंस बनते हैं वो ऐसी टेंडर एज होती है कि जिसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। उनकी तरफ भी हम चलेंगे। हमारे साथ राइट। प्रदीप सर जुड़े हुए हैं। प्रदीप राजगीर सर है, अधिवक्ता है, उपाध्यक्ष रहे हैं आप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में। लगभग 28 सालों का आपका एक सुदीर्घ अनुभव है, काफी सेंसिटिव व्यक्ति है। मैं सर से निवेदन करूंगा कि इस पर अपनी बात रखें। जी जी, सबको नमस्कार। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एक अपना जिम्मेदारी निभाते हुए देश में एक चर्चा छेड़ा है। उसके लिए चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, कंसेंट ऑफ एज, सेक्सुअल कंसेंट का एज क्या होना चाहिए? हमारे देश में गवर्नमेंट के तरफ से लॉ कमीशन है, जो सोसाइटी में सर्वे करता है। सोसाइटी एक, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक अर्थशास्त्र में था, आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोई भी कानून बनता है या कोई भी कानून खत्म किया जाता है, उसके लिए लॉ कमीशन सर्वे करता है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है, और उसके हिसाब से जो सरकार है संसद में कानून बनाती है, फिर वो हमारे देश में लागू। सबसे अहम सवाल ये है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि जो पॉक्सो एक्ट है 2012 में बना, और थोड़ा सा वो लिबर्टी थी उसमें, उसको कानून में काफी कड़ाई करते हुए 2018 में अमेंडमेंट किया गया, और मौत की सजा तक का उसमें प्रोविजन किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 में 47,000 प्लस पॉक्सो के केस थे। 2021 में लगभग 55,000 के आसपास, 2022 में 65,000 के आसपास। इसका सीधा सीधा कहना मतलब ये है कि आप कानून कुछ भी बनाइए, उसको समाज में असर नहीं पड़ता दिख रहा है। पॉक्सो एक्ट में 2018 में अमेंडमेंट किया गया, उसको बहुत ही कड़ा कानून, कड़ा प्रावधान किया गया, बहुत ही मौत तक की सजा का प्रोविजन किया गया। उसके बावजूद पॉक्सो के केस बढ़ क्यों रहे? सरकार का आंकड़ा है कि पॉक्सो के केस में जो अदालतें हैं, कुछ लॉ स्टूडेंट, कुछ यूनिवर्सिटी के, नामी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंटों ने रिसर्च किया है, काफी कई हजार ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को लेके, तो उसमें पाया कि मात्र 18%, 18% केसों में सजा हुई। बाकी में जो एक्यूज है वो बाइज्जत बरी हो गया है। बाइज्जत बरी हो गया है, उसमें जो ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो लिखता है, वो मैक्सिमम ये है कि जो प्रार्थिया है वो इस केस से जो पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट से, मजिस्ट्रेट के सामने 164 के दिए गए स्टेटमेंट से मुकर जाती है, और उसका लाभ एक्यूज को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, समाज में आज, जब पहले के जमाने में ये हुआ करता था, सबसे पहले बाल विवाह अधिनियम आया कि नाबालिगों की शादी कर दी जाती थी। वो अधिनियम शारदा एक्ट उसका नाम दिया गया, 1972 में सबसे पहले आया। 1927 में एक बहुत बड़े समाज सेवी हुए हैं हरविलास शारदा जी, जो
जज भी थे, समाज सेवक भी थे, राजनेता भी थे। उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी और बाल विवाह रोकने के लिए 1927 में ये कानून बना। फिर वो 1978 में उसको संशोधन करके जब वो कानून बना था, उस समय लड़की की शादी के लिए उम्र 14 साल रखा गया था और लड़के का उम्र 18 साल रखा गया था। लेकिन 1978 में उसमें अमेंडमेंट किया गया और लड़की की उम्र 18 साल की गई और लड़के की उम्र 21 साल किया गया। आज हम देखते हैं कि अवेयरनेस बहुत आ गया है। जब हम कॉलेज भी पढ़ते थे तो हमको सेक्सुअल सेंस नहीं हुआ करता था। लेकिन आज सोसाइटी में बहुत छोटे-छोटे बच्चों में, चाहे उसका मीडिया का माध्यम हो या मोबाइल का माध्यम हो या जो भी हो, विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हर बच्चों को सेक्सुअल सेंस भरपूर आ गया है। एक छोटा-सा एग्जांपल दूँगा कि हम 50 प्लस एज के हैं। जब हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम अपने घर के बच्चों को मोबाइल देते हैं, बेटा देखो तो ये मोबाइल ठीक हो नहीं रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो विदिन सेकंड हमारे मोबाइल को ठीक कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 18 साल लड़की की उम्र तय रखे हैं, 21 साल लड़के की उम्र तय रखे हैं। लेकिन जो सोसाइटी में जो अवेयरनेस आया है सेक्स के प्रति, जो जागरूकता आई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको उम्र घटाना पड़ेगा, एक। दूसरा एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, अभी-अभी एक मेरे संज्ञान में एक बात आई थी कि एक 15 साल की बच्ची और 19 साल का लड़का, दोनों में लव अफेयर था, ठीक है? दोनों में लव अफेयर था, दोनों एक गाँव के थे, पड़ोसी थे और दोनों भाग गए घर से, घर छोड़ के। 4 महीने बाहर रहे। 4 महीने बाहर रहे और वो बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई, फिर सब शांति हो गया, घर वाले कोई रिपोर्ट नहीं किए, उनको पता था किस लड़के के साथ भागी है। 4 महीने बाद जब घर आए, तो जो लड़के के घर में लड़की बहू के रूप में गई और कुछ दिनों बाद कुछ अड़ोसी-पड़ोसी इधर-उधर करके लड़की के माता-पिता को भड़का दिए और लड़की के माता-पिता जाके एफआईआर कर एफआईआर करने के बाद वो मामला इतना बढ़ा कि उसको एबार्शन कराने का परमिशन के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया गया और हाई कोर्ट में परमिट कर दिया। हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया, उसको एबार्ट करा दिया गया और फिर लड़का अभी जेल में है और लड़की फिर अपने घर में थी। कुछ दिनों पहले जानकारी मिली कि लड़की फिर लड़के के घर में आके रहने लगी। ये तकनीकी जो समस्या है, कानून का एक दायरा है, लेकिन कानून के दायरा कानून बनाने के वक़्त इस बात को देखना पड़ेगा कि व्यावहारिकता क्या है? कानून एक दायरे के तहत काम करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से समाज में चल क्या रहा है? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंसेंट का जो एज है, वो घटाना चाहिए। ये 18 काफ़ी है, अभी जागरूकता बहुत आ गई है बच्चों में और बहुत सारे ऐसे कुछ रिपोर्ट्स होते हैं तब तो हमारे पास आंकड़ा रहता है, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे हैं कि रिपोर्ट होते भी नहीं हैं और काफ़ी कम एज में लड़के-लड़कियाँ रोमांस करती हैं और जब सोसाइटी में परिवार वालों को पता चल जाता है तो रिपोर्ट करना पड़ता है, एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि कुछ इस कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा, कुछ जो प्रोफेशनल लोग हैं वकालत के, वो भी इसको, क्योंकि जब पॉक्सो में केस रजिस्टर होता है, तो बच्ची के उन्नयन उत्थान के लिए कुछ प्रोविज़न रखा गया है गवर्नमेंट के तरफ से और उसको कुछ राशि दी जाती है। इसके लिए भी एक रैकेट काम कर रहा है कि झूठे केस लगाओ और जब उसको पैसा मिले तो उसको 10-20% उस बच्ची के परिवार को दे दो, बाकी अपना रख लो। इस पहलू को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और मेरा ऐसा मानना है कि जो कंसेंट एज है, वो 16 के आसपास या 15 के आसपास रखना चाहिए, क्योंकि जागरूक बहुत हो गए हैं। सेक्स के प्रति लोगों में अवेयरनेस आ गया है और अपना भला-बुरा समझने की शक्ति बढ़ गई है और इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि जो कंसेंट का जो एज है, वो कम करना चाहिए। थैंक यू। जी, धन्यवाद सर। कुछ सामाजिक पहलू भी हैं। कानून बेसिकली कोई भी बनाया जाता है तो वो समाज को
अराजकता की तरफ ले जाने से बचाने के लिए बनाया जाता है। समाज को एक सुचारू रूप से चलाने में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी हमें एक सामाजिक दायरे को भी देखना पड़ेगा कि अगर हम 15 साल 14 साल इस तरह की कंसेंट ऑफ एज कर देते हैं तो इस एज में, अब दूसरी चीज अगर हम आएंगे तो संविधान की ही बात कर रही थी हर्षिता, तो संविधान ने आज वोट देने का अधिकार जो है 18 से कम उम्र का नहीं दिया है। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल हम सेक्स को इतना आसान मानते हैं कि वोट भी नहीं दे सकते वाले ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जाए? दूसरी चीज, कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति का, मतलब डॉक्टर साहब की तरफ हम चल रहे हैं तो ये विषय रख रहा हूँ, हमारा जो मानसिक विकास होता है अधिकतर 5 वर्ष में हो जाता है। जितना भी हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होना रहता है कि हम क्या बनने वाले हैं आगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर वास्तविकता यह है कि 5 साल तक ब्रेन का विकास पूरा हो जाता है। दूसरी चीज, कुछ सालों पहले जब मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा था तो ये बात चली थी कि इंटरनेशनली ये माना गया है, रिसर्च में साबित हुआ था कि 18 से लेके 23 साल तक, बल्कि 23 साल तक की उम्र में हमारे ब्रेन का वो हिस्सा डेवलप नहीं होता है जो हम किसी काम को करने से रोकना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम गाड़ी चला रहे हैं 17-18 साल की उम्र में, 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, और बच्चे होंगे तो बच्चे उसको एंजॉय करने लगते हैं, 80 की स्पीड से 100 पे जाने लगते हैं। वही एक एडल्ट व्यक्ति है, उसके माइंड में सिग्नल देता है कि यहाँ से आप जो है 100 की स्पीड से ऊपर चल रहे हो तो आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप डेंजर की तरफ जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो जो विकास होता है ब्रेन का वो 22-23 साल के बाद ही होता है। कंसेंट ऑफ एज कम करने से क्या हम इस तकनीकी रूप से मेडिकली इस खतरे को नहीं दे रहे हैं कि एक बार हम शुरू करेंगे तो रिलेशनशिप एक के साथ बनेगा, दूसरे के साथ बनेगा, अनवांटेड जो हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं और अनवांटेड चाइल्ड जो है झाड़ियों में फेंकने की, ये सारी चीजें, इसके मेडिकल पहलू की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर गरिमा, आपसे निवेदन रहेगा कि इस तरह के अगर कोई परिवर्तन होते हैं तो उसके क्या सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं और मेडिकली बच्चों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट करने वाला है। डॉक्टर गरिमा, आपका माइक बंद है, माइक चालू कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। आज का टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली बहुत अच्छा ये भी लग रहा है कि मैं 3rd नंबर पे आ रही हूँ, तो पहले वाले जो थे उन्होंने कुछ पॉइंट रखा, जो सेकंड वाले थे उन्होंने थोड़ा सा प्रोज में पॉइंट रखा। मैं यहाँ पे मेडिकल प्रोस्पेक्टिव लेके आऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा है, मैं एक पीडियाट्रिशियन और एक नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ क्योंकि मैं 12 साल ना एक्चुअली लंदन में थी, यूके में। तो वहां पे रहने की वजह से मुझे पता है, जैसे अभी बात की गई, कि वहां की जो एज ऑफ कंसेंट जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वहां पे और यहाँ पे दोनों जगह रहने की वजह से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकती हूँ और मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छे से रख पाऊंगी क्योंकि मैंने दोनों जगह देखा हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि जैसे मैम ने बताया कि जो रीजन, वन ऑफ द रीजन जो हम लोग ये एक्ट लेकर के आ रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट है उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। वो कहीं ना कहीं हम लोग, मतलब बहुत सारे, जो जितना मैंने पढ़ा उसमें ये मैंने पढ़ के आया कि जितने जो केसेस होते हैं ऐसे, उसमें मेजोरिटी ऑफ जो केसेस होते हैं वो कंसेंशुअली होते हैं, बट वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिससे कोर्ट का बर्डन वगैरह सब बढ़ रहा है। तो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोग ये लॉ क्यों पास करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है ना कहीं शायद बिकॉज ग्लोबली अगर हम देखें तो जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 से नीचे है मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में। तो मे बी शायद एक ये अनसेड ना बोला हुआ एक काइंड ऑफ लाइक प्रेशर है कि बाकी सब कंट्रीज का अगर हो गया है तो शायद हम भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बड़ा ही न्यूट्रल सा वे रखेंगे। पहले हम, जैसे हमने देखे कि थोड़े से प्रोज और कॉन्स यहाँ पे बताए गए। कृपाशंकर सर ने जो एक चीज बोली कि जो हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो हमारा 5 साल तक में हो जाता है। तो जब हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम दो चीज से बात करते हैं, एक ग्रोथ बात करते हैं और एक डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ मतलब कि जो हमारी ब्रेन ग्रो करनी है, जितने न्यूरॉन्स आने हैं, जितने सेल्स आने हैं, वो सब हो जाते हैं 5 साल तक। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमारा लंबा चलता है। जो नई नई चीजें हम सीखते हैं, जो हम अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हमारे हमारे व्यवहार कैसा हो जाता है, वो चेंजेस, वो डेवलपमेंट पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, वो तो अपने को पता है। तो जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं अगर यहाँ पे प्रोज के बारे में बात करूं कि इससे फायदा क्या होगा, तो
फायदा अगर हम ये देखें तो मतलब आप ये सोचिए ना, हम जब बात करते हैं तो हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक हम अपना फिज़िकल हेल्थ पे बात करेंगे, एक हम अपनी मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे या इमोशनल हेल्थ पे बात करेंगे और एक हम सोशल हेल्थ पे बात करते हैं। तो जैसे बिकॉज़ इतने सारे बच्चे हैं, जैसे सर ने बोला कि बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया और ये सब इसकी वजह से आजकल जो एक्सपोज़र है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा है और ऑलरेडी उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं जो हम लोगों को हमारी इसी सेम एज ग्रुप में हमें नहीं पता होती थी, बिकॉज़ वी वर नॉट एक्सपोज्ड टू द सोशल मीडिया दैट मच। तो आजकल बच्चों को बहुत हद तक चीज़ें पता हैं और ये होता है कि ये ना एडोलेसेंट जो एज ग्रुप होता है, इसमें जो हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो इसी एज ग्रुप में आते हैं एंड ये बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर होता है कि क्योंकि हम डेवलपमेंट अपना देख रहे हैं, हमारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो हमें क्यूरियोसिटी रहती है, हमारे अर्जेस भी ज़्यादा होते हैं, तो दिस इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो अगर हम वो देखें तो ये तो अगर हम एज बढ़ाते चले जाएँगे तो ये तो एक अपने नॉर्मल डेवलपमेंट को ही कर्व करने वाली बात हो जाती है। तो अगर हम उसमें प्रोस देखें तो दिस इज़ अ ओके थिंग, बिकॉज़ हमारी बॉडी जो है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो इस एज तक डेवलप हो गए होते हैं। तो इसलिए अगर हम एज कंसेंट की रिड्यूस करते हैं तो वी विल अलाउ द चाइल्ड टू हैव अ नॉर्मल डेवलपमेंट। कुछ ढका-छुपा नहीं होएगा, कुछ चोरी-छुपे नहीं करना पड़ेगा, जो है वो ओपन है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है, जब हम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जो ये बच्चे हैं जो कि ये पॉक्सो एक्ट के अंदर जाते हैं और उनको फिर कोर्ट में प्रेज़ेंट होना पड़ता है और वहाँ पे वकीलों के साथ में पता नहीं कैसी-कैसी बातें करनी पड़ती है। तो ये एक इमोशनल ट्रॉमा उनके उसमें ब्रेन में जाता है, जो कि वो ट्रॉमा जो रहता है वो उनके पास में लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ये एक थोड़ा-सा इमोशनली भी उनको थोड़ा-सा बैक फुट पे लेकर के जाता है और मेबी अगर लॉन्ग टर्म देखें या फिर कुछ रिसर्च करें तो मेबी उनका जो माइंडसेट होता है टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप थोड़ा-सा चेंज हो जाता है एज़ कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन। और तीसरी चीज़, अगर हम सोशल एस्पेक्ट से बात करें सिर्फ प्रोज़ में, तो ये होता है कि जो चीज़ें भाई अभी इंडिया इतना डेवलप नहीं हो गया, हम ठीक है बात ज़रूर कर रहे हैं, पर अभी इंडिया इतना डेवलप नहीं हो गया है कि हम लोग एज़ अ सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर सकें। तो अभी भी बहुत सारे नेगेटिविटी है सोसाइटल लेवल पर। तो अगर हम ये लीगलाइज़ करेंगे तो शायद मे बी ये ओपन हो जाएगा। सो दीज़ आर द प्रोज़ टुवर्ड्स दैट। अब नाउ हम कॉन्स की बात करते हैं, तो अगेन हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे सर ने बोला कि जब अगर हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करें, तो ये जो है कि टीनेज जो हमारा वो होता है, उसमें हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है। बहुत ही हम सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही कमज़ोर से होते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें हम अगर लीगलाइज़ कर रहे हैं सेक्स की एज को, तो हम उनको अलाउ कर रहे हैं करने के लिए। तो हम जब उनको अलाउ कर रहे हैं सेक्स करने के लिए, तो उससे पहले हमें उनको उसके बारे में एक नॉलेज तो देनी पड़ेगी ना। सेक्सुअल एजुकेशन कहाँ है हमारे यहाँ पे? जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपेयर उसमें कि भई वहाँ पे तो एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 से कम है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा रखे हैं? लेकिन अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पे सेक्स एजुकेशन बहुत कॉमन है और वो सेक्स एजुकेशन आपको स्कूल में ही दी जाती है। जो भी जैसे बात किया कि आजकल सोशल मीडिया से एक्सपोज़र बहुत है, लेकिन वो एक्सपोज़र हम क्या मिल रहा है? वो अधी-पक्की कच्ची नॉलेज है जो कि बच्चों को कैसे मिल जा रही है, हमें नहीं पता है कि वो सही है कि नहीं है। और अगर आप वो देखते हो तो कितने लोग कॉन्डोम यूज़ करने के बारे में बताते हैं आपको कि सही तरीका कैसा होता है कॉन्डोम पहनने का, या फिर कोई ओसीपीज़ के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताता है, कोई सेफ सेक्स के बारे में लोगों को एजुकेट करता है। ये सब के वीडियोज़ थोड़े ना बनते हैं। वीडियोज़ तो आपके ऊट-पटांग चीज़ों के बनते हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम इस एज को लीगलाइज़ करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, तो उससे पहले हमारे पास बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो हमको कवर करने पड़ेंगे बिफोर वी रीच टू दैट लेवल। तो पहले तो हमें ये वो करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर हम ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या है? अबॉर्शंस और टीनेज प्रेगनेंसीज़, ठीक है? टीनेज प्रेगनेंसी के हमें सबको पता है कि जब हमारे वहाँ पे बाल विवाह होते थे और उस टाइम पे हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी और मैटरनल मोर्टेलिटी उसके साथ में नियोनेटल मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब 1 महीने से कम के बच्चे भी बहुत मर जाते थे और प्रेगनेंसी के टाइम की जो महिलाएँ थी वो भी बहुत सारी मर जाती थी। तो वो सब इसीलिए होता था बिकॉज़ हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेडी नहीं है ना इस चीज़ के लिए। तो अगर हम उसको लीगलाइज़ कर रहे हैं तो फिर वी आर काइंड ऑफ लाइक गोइंग बैक। हम वापस जा रहे हैं हमारे उसकी तरफ। तो अगर फिर वही होएगा कि जल्दी माँ बनेंगी, उनको उनको पोषण नहीं, हम बात सिर्फ़ लीग ऐसा तो नहीं है ना कि हम लीगल एज कर दे रहे हैं सिटीज़ में।
गांव में भी ऐसे ही होएगा, फिर और ट्राइबल एरियाज में जाएंगे तो भी वहां पे वैसे ही होगा। वहां पे तो हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पॉक्सो एक्ट हो जाने के बावजूद भी कितनी सारी शादियां हैं जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, अभी भी ट्राइबल एज में वो बाल विवाह और ये सब कॉमन है। तो वहां पे हम देख ही रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे महिलाएं मर जाती हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं वो बहुत कमजोर पैदा होते हैं। मम्मियों को ठीक है, बॉडी अगर फिर भी डेवलप हो गई, लेकिन माइंड तो डेवलप नहीं है, माइंड तो अभी भी बच्चे जैसा ही है ना। तो वो कैसे अपने इतने छोटे बच्चे को वो करेंगे, पालेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं जो होती हैं। दूसरी बात है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अगर हम उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे और सेफ सेक्स के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर हम अपने यहाँ पे वापस से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो होती हैं वो बढ़ जाएंगी फिर हमारी। तो उसके उसके लिए भी हमें कुछ करना है। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि चलो 16 साल 17 साल ठीक है, 16 साल 19 साल ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट 16 इयर्स एंड 35 इयर्स? हम उसका क्या करने वाले हैं? हम ग्रूमिंग को, जो प्रेडेटर्स हैं उनका क्या करने वाले हैं? तो कंसेंट तो इनको, बच्चों को बहलाना फुसलाना, कितने स्मार्ट हैं बच्चे, उनको बहला फुसला करके ये प्रेडेटर्स जो ग्रूमिंग करते हैं, जिनको ग्रूमिंग बोला जाता है, हम उसको कैसे फिर कंट्रोल करेंगे? तो ये सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देयर इज नो हार्म, बिकॉज बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं, बट उन्होंने उससे पहले बहुत सारी चीजें अचीव करी हुई हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे यहाँ के बच्चे मेंटली इतने डेवलप नहीं हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आवर किड्स आर वेरी, हमारे बच्चे ना बड़े प्रोटेक्टेड से रहते हैं। हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को रखते हैं 25 26 28 30 साल तक हम अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर आपको 14 15 16 साल में अपना खुद का पैसा कमाना पड़ता है। इवन दो यू स्टे विथ योर पेरेंट्स, यू स्टिल हैव टू कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड। तो बच्चे मेच्योर जल्दी हो जाते हैं, हमारे बच्चे मेच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप उनको मेच्योर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनके हाथ में ये सेक्स वाला चीज दे रहे हो। तो आई डोंट नो हाउ मच राइट दैट इज। तो अभी बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन्स है जो हमें उनके करने पड़ेंगे बिफोर वी रीच टू दैट एज। तो एक छोटी सी चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी, इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, हाउ कैन वी अचीव बोथ द थिंग। पहली चीज है कि हमारे को थोड़ा सा, देखिए सोसाइटी को चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा, वो हैबिट है, हैबिट ब्रेक होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो सोसाइटी को भी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, सोसाइटी भी ओपन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल स्टिग्मा बहुत होता है। अरे इतनी छोटी बच्ची, अच्छा प्रेग्नेंट हो गई, अच्छा अबॉर्शन हो गया, तो इससे क्या होगा? ये आप लीगलाइज कर दो, लेकिन ये जा करके फिर वही इलीगल क्लिनिक में जा करके अबॉर्शन करवाएंगे, जहां पे फिर मोर्टालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हमको चेंज करनी पड़ेगी। सेक्स एजुकेशन, मतलब वो उसका जो सोशल स्टिग्मा है वो हटाना पड़ेगा। स्कूल में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों को, बिफोर दे एंटर इनटू दैट एज ऑफ सेक्सुअल सेक्स। आपको उनको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, तभी आप वो कर सकते हो, तभी आप ये चीजें अवॉइड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आपने एज बढ़ाई और उधर पे आपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके देखने चालू कर देने चाहिए। और तीसरी चीज, जो ग्रूमिंग और प्रेडेटर है, उसके बीच में हम लोग, यूके में क्या होता है, वहां पे एक मिडिल ग्राउंड है जिसको हम लोग रोमियो जूलियट क्लॉज बोलते हैं। उसमें ये बोलते हैं कि हमने एक एज दे के रखी हुई है कि 16 साल वाला है तो ठीक है, 16 19 साल वाला है तो ठीक है, लेकिन 16 साल और 35 साल वाला अगर है तो इट इज स्टिल कंसिडर्ड रेप। ठीक है, तो हमें वो सब पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे और उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा बिफोर वी कैन एक्चुअली ब्रिंग दिस लॉ। बस मैं इतना ही बोलनी चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से जो आपने बोला 16 तो सेम एज ग्रुप का ही डाला गया है ब्रैकेट। अच्छा, सेम एज ग्रुप एडल्ट का जी, ये नहीं डाला गया है। उसको ओके लेकर ओके के ओके। ही तो बहस चल रही है। तो अच्छा जी। आज काफी अच्छी बातें निकल के आई। बहुत कहने की बात इसमें, और अगर हम सामाजिकता के दृष्टिकोण से देखें तो एक बात तो सही है कि क्या वापस हम भविष्य को, वर्तमान को भूत की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं पे फिर से एक बार बाल विवाह की संभावनाएं होने लगेंगी। जो मोर्टालिटी रेट आपने बोला, निश्चित रूप से आज की डेट में भी इतना सारा स्ट्रिक्ट कानून बनने के बाद, पॉक्सो में सेक्शन 19 लगने के बाद, जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग कहता है, कविता जी जुड़ी हुई हैं और नेक्स्ट वीक हम उनसे बातचीत करेंगे कि अगर आपने भी पता चला और बच्चे के साथ किसी ने संबंध बनाया, रिपोर्ट नहीं की, तो आपके खिलाफ एफआईआर है, 6 महीने की सजा है। इसके बाद भी इलीगल तरीके से जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा रही है, उसकी एक अच्छी खासी संख्या हमारे देश में आज भी चल रही है। क्लिनिक्स में इलीगल तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा रहा है। वजह क्या है? उसकी सामाजिकता, जैसा आपने बताया, इनकी 16 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई या 16 साल की बच्ची ने सेक्स कर लिया। इन सब चीजों को हम कैसे एड्रेस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या वापस हम उसी एरा की तरफ जा रहे हैं? जी,
तो सर बस एक चीज और बोलना चाहूंगी इसमें कि हम लोग ठीक है हमने देखिए बाहर की सोसाइटी में ना लिव इन रिलेशनशिप कॉमन है और वहां पे ना ओपननेस है, बट हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें पता चला कि ठीक है हमारी 16 साल की बच्ची है किसी के साथ में, तो हमारा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, शादी कर दो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? दया जी जुड़ी हुई हैं, हम उनकी तरफ जुड़ चलते हैं। दया जी अपनी बात रखें, फिर उसके बाद हम संजय सर की तरफ चलेंगे। दया जी। हाँ, थैंक यू सर। नमस्ते सभी को। मैं अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं एक एडवोकेट तो हूँ, लेकिन मेरी बहुत प्रैक्टिस नहीं है। मेरा ये फर्स्ट प्रयास है कि मैं कुछ अपनी बातों को रख पाऊँ। आज का जो टॉपिक है एज ऑफ कंसेंट बिल, मतलब इस पे चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो गया था कि वर्तमान में ये 2023 से 2025 के बीच ये अमेंडमेंट पे बात होना शुरू हुई है। शायद कुछ एक ऐसे कारण रहे, मद्रास के अंदर शायद ये फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई थी, जैसा कि मैंने स्टडी किया है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जिसका समर्थन एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने किया। इंदिरा जयसिंह का समर्थन करने का कारण यह रहा कि उनका मानना है कि इसके अंदर अनुच्छेद 21 का हनन होता है। अगर आप वो एज को कम करने के लिए ऐसा मानती कि 16 ईयर की एज इसलिए की जानी चाहिए कि अगर सहमति से रिलेशनशिप होता है और फिर पोक्सो एक्ट के अंतर्गत तो वो रेप माना जाएगा 2012 के एक्ट के अकॉर्डिंग तो। और उसमें जो लड़का जेल में जाता है या उसकी सहमति के बाद भी वो जेल में जा रहा है, तो उनका ये मानना था कि इसके अंदर जो पॉक्सो एक्ट के तहत वो लड़का जेल में है, तो ये उसका जो हमारा एक संविधान अनुच्छेद 21 कहता है, तो उसका उल्लंघन है ये। इस आधार पे ये अभी चर्चा में आया ये विषय, और इसके अंतर्गत ये बातें चल रही हैं। लेकिन इससे पहले डॉक्टर मैम ने जो बातें रखी वो पूरी तरह इसलिए उचित है क्योंकि अगर अपन ऐतिहासिक दौर में जाते हैं 1891 की बात करते हैं, तो जब 10 से 12 के बीच में एज को बाल विवाह को रोकने के लिए 18 किया गया था। हम ऐतिहासिक कॉन्सेंट को देखें तो वहां भी तो कुछ नजर आया होगा कि बाल विवाह इतने हो रहे थे और उन बाल विवाह के कारण कितनी डेथ्स होती थी, बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते थे, माएं सरवाइव नहीं कर पा रही थी। तो कोई ना कोई तो कारण रहा ही था ना कि कम एज के अंदर अगर आपका रिलेशनशिप हो रहा है तो आप तो उसके लिए परिपक्व भी नहीं है, ना गर्ल्स परिपक्व है ना पुरुष परिपक्व है, और उस रिलेशनशिप से होने वाले बच्चे को पालने में भी वो परिपक्व नहीं है। तो शायद इस संदर्भ में हमें बैक जाना पड़ेगा अगर इस एज को 16 किया जाता है। तो ये जो बहस खड़ी हुई है उसके अंदर बहुत सारे ऐसी बातें रखी जा रही हैं कि इसका समर्थन क्यों किया जा सकता है। तो इसका समर्थन किया जाने का कारण ये बताया जा रहा है कि पोक्सो एक्ट आने के बाद से लगभग 40% केसेस कोर्ट में दर्ज है, 40% से भी ज्यादा मान सकते हैं। 2024 में ये 1 लाख के लगभग ये निकल के आया था कि 1 लाख के करीब केस दर्ज हुए, और उसमें अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बच्चे और लड़की ने सहमति से रिलेशंस बनाए और उसमें वो लड़के सजा भुगत रहे हैं क्योंकि लड़कियां पारिवारिक दबाव में आकर केस दर्ज करा जाती हैं और 164 में बयान दी जाती है। मैं इसको कहना भी चाहूंगी क्योंकि जब मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में रही थी तो वहां जब 16-17 साल की लड़की के बयान होते तो ये तो तय था कि वो मर्जी से 18-19 साल के लड़की के साथ बाहर गई है, संबंध बनाए हैं उसने, और वहां ये विचार आता था मन में जब ये अपनी मर्जी से बना रही है और बाद में परिवार की तरफ से दबाव के कारण ये केस दर्ज होते थे और बाद में वो लड़के भुगतते थे। वहां एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है। लेकिन अगर हम इसको मेडिकली समझे तो ब्रेन तो हमारा डेवलप है ही नहीं। अभी मैडम ने भी क्लियर कहा है कि 16 साल की उम्र में हम उसको एजुकेट तो कर ही नहीं पा रहे हैं ना। आज अगर मैं ओपनली बात करूं तो मैं अपने बच्चों से भी नहीं कर पाती हूँ। क्या मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर पाऊंगी कि तुम्हें अगर रिलेशन में जाना या बनाना है तो तुम कंडोम यूज करो, तुम उसका सेफ्टी पॉइंट देखो, तुम उसकी बात करो। अगर मेरी खुद की लड़की है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, क्या मैं ओपनली उसे ये कह पाऊंगी? आज इंडिया में अभी तक हमारे घरों में हम खुल के बात नहीं करे। स्कूल एजुकेशन में अगर ये टॉपिक डाल दिया जाएगा, मैडम मैं हर सैटरडे एक गर्ल्स की काउंसलिंग का सेशन लेती हूँ, और जब मैं गर्ल्स काउंसलिंग मेरा रहता है ड्रॉप आउट विलेज की बच्चियां जो स्टडी नहीं कर पा रही हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात करती हूँ
तो वो उनको बिल्कुल ही नहीं पता है व्हाट इज द दिस। मैं शहर के बच्चों की, फोन यूज करने वाले, इंटरनेट वाले बच्चों की मैं बातें नहीं करती हूँ सर, लेकिन जो बच्चियां विलेज में रह रही हैं उनके लिए क्या है, वो तो सोचती है शादी करना है और उसमें बच्चा पैदा हो जाता है। ये तो अभी की उन बच्चियों के हाल हैं। तो हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले इंडिया में ये एज कम कर दी गई तो उससे क्या होगा, रेपिस्ट केस बढ़ेंगे, बच्चों का यौन शोषण होगा, जो 2024-23 में निकल के 53% यौन शोषण आ रहा है, कितने ज्यादा केस हो रहे हैं, मानव तस्करी बढ़ेगी, लड़कियां कितनी ज्यादा रेड लाइट एरिया में कितनी छोटी छोटी बच्चियां पहुंच जाएंगी, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो हमें इस पे विचार करना होगा कि मैं तो ये मानती कि एज 18 भी कम है। मैं अगर अपना पक्ष रखूं तो 18 साल की उम्र भी पूरी तरह रिलेशनशिप में जाने के लिए कम है। अगर हम अच्छा समाज और अच्छा एक बच्चों का भविष्य चाहते हैं ना, कि पूरा समझदार होकर, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन लगता है 60 से 18 के बीच अगर बच्चा कॉलेज जा रहा है, किसी से अट्रैक्शन हो रहा है, तो मुझे वो उम्र रिलेशनशिप के लिए कम लगती है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखें और समझे तो हाँ, इसके समर्थन में बहुत सारे चीजें हम रख सकते हैं कि जैसे मैं अगर बात करूं, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस में अलग अलग एज है, 16 एज है, लेकिन आपने उसके साथ ये चीजें भी हमें अभी खुद ही बताई है, मैंने भी स्टडी की थी कि वहां इनके सारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अभी जैसे एक केस आया था मेरे पास, 13 ईयर की गर्ल्स है, 35 ईयर का उसके कजन से वो लव करने लगी है। तो क्या ये राइट है? ये अट्रैक्शन ही तो है मैम। अगर रिलेशनशिप इतने इजीली हैं, लेकिन इंडिया में इसका क्या है, पोस्को के अंदर है तो उस व्यक्ति को सजा हुई है, और अगर वो लड़की 16 की होती है, 35 का वो मेन है, तो फिर तो ये सजा ही बंद हो जाएगी ना। कितनी इजीली डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगी बच्चों की, रिलेशनशिप बनेंगे, और एक 45-40 ईयर का मैन भी अगर बच्चे को पहला फुसला रहा है, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। दया जी, तो मुझे ये, दया जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। हाँ इसमें जी जो सर, बहस चल रही है या जो बात चर्चा चल रही है, वो सेम एज में अगर रोमांटिक रिलेशन की बात कर रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय की, 16 से उम्र अगर लड़की की है और 16 ही लड़के की उम्र है, या 17 है या 18 है, उस पे अगर 18 वर्ष से ऊपर का कोई पुरुष है और 16 वर्ष की लड़की है, वहां पे ये ब्रैकेट नहीं लागू होगा। लेकिन मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। एक बहुत बड़ा बात आपने उठाई है, आप अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं वो बात रखता हूँ। दया जी जी। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम स्वतंत्रता देते हैं, 16 एज 18 के प्लस के रिलेशनशिप किसको ओपन बना देते हैं कि 16 को हम दे देते हैं कि सिक्योरिटी रेप नहीं कहलाएगा, वो अगर मर्जी से वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, पोक्सो एक्ट में दर्ज नहीं होगा। मगर ये स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि कानूनी दुरुपयोग बढ़ जाएगा, जी और विशेषकर जो सुरक्षा है बच्चियों की, उसमें खतरा बढ़ जाएगा, वो सुरक्षा खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी ये बात भी, मैं थोड़ा अलग चली गई थी, लेकिन ये कमीशन ऑफ लॉ 253 और 2023 में जो पॉक्सो एक्ट के खिलाफ ये जो लाया गया है कि इसके कारण, पॉक्सो एक्ट के कारण सिक्योरिटी रेप्स की संभावनाएं ज्यादा दर्ज होती हैं और वो बढ़ी हुई हैं, ये बात ठीक है। लेकिन इसकी एज को कम अगर करते हैं, इस बिल के आधार पे जो बहस लंबी छिड़ेगी या चलेगी, लेकिन एज ए हम एक नागरिक होने के नाते, एक वकील होने के नाते, हम अपने ये विचार रख सकते हैं कि इसके लागू होने के बाद क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं ऐसी बढ़ सकती हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐतिहासिक संदर्भ को भी देखना होगा, पीछे भी जाना होगा, बाल विवाह के दुरुपयोग भी देखने होंगे, और बाल विवाह जो कि अभी भी हो रहे हैं, इसके बाद और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि हमें अगर ये बिल अगर पास होता है तो इसको रोकने के लिए एक अच्छा खासा पैनल तैयार करना होगा, एनजीओस को, एडवोकेट को मिलके। मैं अपने विचार में यही कहना चाहूंगी। थैंक यू जी, धन्यवाद दया जी। हम संजय सर की तरफ चलते हैं। संजय सर ना सिर्फ एडवोकेट हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मेंबर भी रहे SCPCR के, तो वो सारी चीजें समझते हैं। पर एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा, दया जी की बातों से सहमत होते हुए, अगर हम 16 साल की उम्र की बात करें कि कंसेंट ऑफ एज की बात हम 16 करते हैं, तो 16 साल की उम्र में लड़की या लड़का अधिकतर 10वीं में
या 11वीं में रहेंगे, अधिक से अधिक 11वीं क्लास में रहेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो 8वीं 9वीं में भी हो सकते हैं, और शहर में भी होंगे तो 10th या ज्यादा से ज्यादा 11th में। तो जब 11th का बच्चा एक अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है, उसको अपने पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, उसको अपने टीचर्स की आवश्यकता होती है, उसको काउंसलर की आवश्यकता होती है कि मेरा आने वाले जीवन में क्या करने वाला हूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी एज में हम उनको सेक्स पार्टनर चुनने की अगर सहमति देते हैं या सेक्स पार्टनर चुनने की आजादी देते हैं, तो आजादी अगर जिम्मेदारी के बिना दी जाती है तो बंदर के हाथ में उस तरह एक कहावत होती है, इससे अधिक कुछ साबित नहीं हो सकता है। हमें उन बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेट करना पड़ेगा। और हमारा जो समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, जो हमारी जो मानसिकता है, वो आज भी ऐसी नहीं है कि हम अपने परिवार में खुल के बात कर सकते हैं। एक बेडरूम का जो अपनी गोपनीयता होती है, जो एक बेडरूम की बातचीत होती है, वो एक अलग होती है। हमारे भारतीय समाज में अभी भी हम इतने ओपन नहीं है कि हम बच्चों से इस प्रकार की बातें खुल के कर सकें या उनको एजुकेट कर सकें। संजय सर की तरफ चलेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, उसके बाद हम सारे पैनलिस्ट से क्वेश्चन आंसर लेंगे। संजय सर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी 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 जी। सभी मान्यवरों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं सीसीएफ का आभार व्यक्त करता हूं सर कि मुझे इस बात का मौका दिया गया है कि मैं अपनी बात रख सकूं। यहाँ आज बहुत ही मान्यवर अपने अपने क्षेत्र के तज्ञ लोग बैठे हुए हैं और मैं इन सब के बीच में मैं मेरी बात रख रहा हूं। हम लोग भले ही हम एडवोकेट हैं, लेकिन हम इस समाज का एक हिस्सा है और हम सब लोगों ने प्रण लिया हुआ है कि बच्चों के भलाई के लिए जो जो चीजें हम कर सकते हैं वो हमने करनी चाहिए। आज का जो विषय है उस बारे में मेरा स्पष्टता से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उम्र कम न की जाए, क्योंकि हम सब लोग बच्चों के हित की बात करते हैं। मैं इस बात को इस तरीके से रखूंगा, विशेषतः कृपा भाई साहब की स्टाइल को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं झुक जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा, अगर मैं झुक जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। हम सभी लोग जो बच्चों के हित की बात करते हैं, जैसे आखिरी में बोलने के कुछ लाभ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। काफी सारी बातें पहले बोल दी जाती है, वो रिपीटेशन का डर है और अपने पास समय कम होता है। मैं बहुत कम समय में मेरी बात रखना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से मैं महाराष्ट्र के विभिन्न एरिया में मैं बाल विवाह के ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, बाल विवाह कानून के बारे में। आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि 18 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ था। ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब का वो आखिरी दिनों वाला, उनके रिटायरमेंट के पहले वाला एक लैंडमार्क जजमेंट था, वो आप सबको पता होगा। उसमें उन्होंने 2-3 बातें जो कही है, हमारे पैनलिस्ट ने सभी उसमें से एक बात जो कही है, सेक्स एजुकेशन ये देना जरूरी है, एक उसका बात है। हम अगर इस मुद्दे को देखें तो मुझे चिंता होती है बाल विवाह की। अभी भी महाराष्ट्र के कुछ जिले में, शायद भारत के कई और भी जिले में 45% ये रेट है। हम इसको रेडीमेड हम पेश करके दे रहे हैं साहब कि अब उम्र कम हो गई है, अब आपको लीगलाइज हो जाएगा। अब इसके नुकसान क्या है? जैसे कि अभी कृपा भाई साहब ने बताया कि 16 साल में बच्चा ढंग से निर्णय नहीं ले रहा है। हमने उसको दे दी है आजादी कि भाई अब तू संसार तेरा शुरू हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे निसर्ग के नियम के अनुसार, लेकिन जो माँ होगी वो माँ अभी भी इस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है कि बच्चों को कैसे संभाले। एक नंबर 2, परिवार नियोजन का उनको अभी तक भी कोई ख्याल नहीं है, या हमारे यहाँ ऐसा खुल के बात भी नहीं होगी। दूसरा, अगर वो बच्ची माँ बन जाती है तो उसके एजुकेशन का क्या? ऐसे बहुत कम परिवार होंगे कि इस उम्र में उन्होंने अपने बहू को स्कूल में भेजा होगा या जा पढ़ ले। हमने एक सक्षम नागरिक हमने बनाया नहीं है, हमने उसको इसमें चौकट में डाल दिया है। भारत देश का हमने नुकसान कर लिया है। और वो बच्ची आर्थिक निर्भर तो होगी ही नहीं, वो परावलंबी होगी, कभी शायद पति से पैसा लेगी या कुछ करेगी, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, उसका स्वावलंबित्व तो कुछ रहेगा ही नहीं। साथ में मुझे चिंता है कि अगर हम सिर्फ एज यहाँ कम कर रहे हैं, फिर जेजे एक्ट पे इसका क्या असर होगा? फिर अगर चाइल्ड लेबर का हम देखें कि क्या होगा? मान्यवर ने अभी कहा है कि ट्रैफिकिंग को तो ये बहुत ही रेडीमेड मसला मिल जाएगा। जितने भी कानून के हमारे यहाँ ज्ञाता बैठे हैं,
कंसेंट के बारे में कहा है कि कंसेंट शुड बी अ फ्री कंसेंट, लेकिन 16 साल के बच्चे का कंसेंट और वो भी फ्री होगा, शायद उसके माता पिता का दबाव होगा या कुछ और होगा, तो इसके जो नुकसान है वो बहुत ही ज्यादा होगा, या शायद फिर इसको स्पेशल कैटेगरी बनाया जाएगा जिसका जेजे एक्ट पे भी क्या असर होगा, बाकी कानूनों पे क्या असर होगा। हम बच्चे को सिर्फ कानूनन अगर ये छूट दे रहे तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे मैं अभी बहुत ही ज्यादा ध्यान से डॉक्टर गरिमा को मैं सुन रहा था और उनको तो बधाई देता हूँ कि आपने यानी इस बात का दुख भी है कि आधे मेरे पॉइंट तो आपने ही बता दिए मैम। जैसे उन्होंने बताया कि ठीक है कि बच्चे को अगर हम ये भी कर रहे हैं, हमारे सोसाइटी में हर तीसरा बंदा काउंसलर है। मैं भी पहले सीडब्ल्यूसी मेंबर और चेयरपर्सन रह चुका हूँ। हम जैसे एक बहुत ही सादी भाषा में बात करते हैं, पत्थर उठा लो तो काउंसलर मिलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रेन्ड काउंसलर नहीं मिलता है। क्या हम हमारी सोसाइटी इस बात के लिए तैयार है कि हमारे पास उतने ट्रेन्ड काउंसलर है कि बच्चों को हम वो काउंसलिंग कर सके? क्या हमारे पास गवर्नमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आने वाली इतनी पीढ़ियों को हम जितने भी आरोग्य से संबंधित जो चीजें होगी क्या हम उन्हें दे पाएंगे? या फिर क्या हम इतने तैयार है कि उस बच्ची का भी हम एक भारत का सशक्त नागरिक करके उसको हम आगे बढ़ा दिए जाएंगे? तो ये सारी बातें जो है मुझे लगता है कि ये नुकसानदेह बातें हैं और पॉक्सो का तो अभी हमने जिक्र ही नहीं किया है। पॉक्सो में तो ये एक अलग ही हो जाएगा। पॉक्सो कानून का डर जो है वो निकल ही जाएगा। जैसे मुझे याद है मकबूल फिल्म आई थी, उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि आग को पानी का डर लगा रहना चाहिए। जो इस प्रकार के कल्प्रिट लोग हैं, माफ कीजिए, कल्प्रिट मैंने जो शब्द वापरा है इसको कोई अन्यथा न ले, जो कल्प्रिट लोग हैं उनको शिक्षा का प्रावधान होना ही चाहिए। कानून का डर लगा रहना चाहिए। पुलिस का ब्रीद वाक्य है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। सदरक्षण अच्छे व्यक्ति की सुरक्षा, खल बुरे व्यक्ति का नाश हो। कानून इसीलिए समाज में बनाया जाता है ताकि बंधन रहे, लोग इससे डरे। अगर हम इस प्रकार का होगा तो शायद लोगों में ये डर कम हो जाएगा और काफी सारी बातें हो जाएगी। अब अपने अपने विचार हो सकते हैं कि कानून को गलत तरीके से कोई मैनिपुलेट करता होगा या क्या करता होगा। चिंता की बात है कि हम उम्र कम करके कई सारी आने वाली गलत चीजों को हम न्योता दे रहे हैं और ये सभी हम लोगों को सोचना होगा। आखिरी में तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम सब लोग इससे बंधे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरा बोलना है कि मानना है कि उम्र कम न की जाए। मैं बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि कुछ कानून के ज्ञाता भी अपने इसमें बैठे हैं, कई एग्जाम्पल है। जैसे हम बोधिसत्व गौतम बनाम शुभम चक्रवर्ती की केस देख लेंगे, कृष्णप्पा वर्सेस कर्नाटक स्टेट की अगर हम देख लेंगे, देविका विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केसेस देख लेंगे हम। इतने सारे केसेस में अगर देखें तो बच्चों पे अत्याचार, इसमें अत्याचार को कहीं दिया गया हुआ है, यौन हिंसा के बारे में बात की गई है। मुझे लगता है सशक्त समाज के लिए, समृद्ध भारत के लिए 18 से 16 ये बात पर्सनली मुझे ये बहुत ही ज्यादा जायज नहीं लगती, क्योंकि मैं बाल विवाह के जो प्रमाण देख रहा हूँ, एक मैं क्योंकि अभी हमारी बहन ने बताई कि वो सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन रह चुके, शायद आपके भी सामने कभी ऐसा मसला आया होगा। एक जिले में 14 वर्ष के बच्चे ने बच्चे को जन्म दिया, अगले 2 घंटे में बच्चे की मृत्यु हो गई और उसके 2 घंटे बाद उस बालिका की भी मृत्यु हो गई। माफ करिए, उसकी मृत्यु नहीं हुई, हम समाज ने उसका मर्डर किया है, क्योंकि हमने समय पे रोक नहीं लगाई है। मुझे लगता है यही वो समय है कि हम सब कानून वाले जितने ज्ञाता है, समाज सेवी है, हम सब लोग मिलके इसको बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए कैसे काम किया जाए, इसके बारे में हम बात करें। अंत में मैं सीसीएफ का फिर से आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने ये मौका दिया है कि आप सबके सामने मैं व्यक्त हो सकूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सुझाव का, आपके विचारों का हरदम स्वागत रहेगा। धन्यवाद, आभार। जी, तो प्रश्न उत्तर की तरफ चले। मुझे लगता है हमें अभी समाज में बहुत सारा जो इश्यूज है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संरक्षण है, इन सारी चीजों को लेकर के अभी बात करने की जरूरत है। बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ना कि हमें एज ऑफ कंसेंट पर लिमिट को सर मैं घटाने इस की कुछ कहना चाहूंगी जी अभी जी, मैं आ रहा हूँ रिसेंटली मैडम, एक आ रहा हूँ अभी। जी जी, आ ओके रहा हूँ अभी। हम प्रश्न भी लेंगे। एक प्रश्न आया है लीगल को लेकर के, तो जैसा कि भाई साहब ने कहा, तो
भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चांद आकाश में थाली की तरह लगता है। कहीं ऐसा न हो कि ये उम्र घटा देने से बच्चों को एक ऐसा दरवाजा खुल जाए, एक ऐसी चीज मिल जाए कि वो गुड्डे गुड़ियों का खेल मानने लगे, वो इस चीज को इस तरह से लेने लगे कि ठीक है आज पार्टनर्स बदलने से कुछ नहीं होगा। तो एक हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आता है इस तरह के डिसीजन से। दया जी आप अपनी बात रखें। फिर एक प्रश्न है, मैं हर्षिता जी की तरफ रखता हूँ। हर्षिता जी, if age is lowered from 16 year, what about the child marriage cases or what about the child marriage act? इस पर आप अपनी बात रखिएगा। आप पहले दया जी आप अपनी बात रख लें जी। सर मैं एक्चुअली अभी वर्तमान में ये महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की एज ए कोऑर्डिनेटर काउंसलर वर्क कर रही हूँ और फैमिली काउंसलिंग होती है मेरी, मैं जो करती हूँ पूरी फैमिली काउंसलिंग होती हैं। उसमें जो इस तरह के केस आ रहे हैं ना, अगर अपन बाल विवाह की बात करें तो वहां सेम चीजें आ रही हैं। मतलब कि वो कपल्स आते हैं जिनकी मतलब कि किसी की 16 में किसी की 15 में, और कुछ ऐसे कपल्स आते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से घर से भाग के 13 से 14 साल 16 साल में शादी कर ली। अब वो इतने परेशान हैं और उनके बच्चे तो जी नहीं पा रहे हैं उनके। तो ये मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ ना आजकल समाज को, कि लोग मेरे सामने अलवर या राजस्थान में जो छोटे छोटे अलवर के अंदर गांव बने हुए हैं, आसपास कस्बे बने हुए हैं, वहां से रेगुलर ये फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ। तो उस इन सब के बातों के बाद भी लगता है कि फीमेल अट्रैक्शन में आके रिलेशन बना लिए, घर से भाग के शादी तो कर ली उन्होंने, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो डिवोर्स की तरफ जाना चाहती हैं या बच्चों को छोड़ के भाग जाना चाहती है। तो ये सी चीजें प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो उनसे भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या ये कंसेंट ऑफ एज बिल लाना सही है या गलत है। जी, तो हर्षिता आपसे प्रश्न है कि अगर उम्र की घटा दी जाएगी तो चाइल्ड मैरिज एक्ट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको किस तरह से देखा जाएगा। सेशन ओपन है, जिसके भी प्रश्न हो हैंड रेज करके अपना प्रश्न बात कर सकते हैं जी। सर सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सेक्सुअल कंसेंट होता है और मैरिज कंसेंट होता है ये दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मेरा इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका मैरिज कंसेंट से, क्योंकि सेक्सुअल कंसेंट का मतलब होता है एडोलेसेंस किसी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में अपनी मर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और मैरिज कंसेंट का मतलब होता है कि एडोलेसेंस लीगली लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, कर सकते हैं बेसिकली। तो ये दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसीलिए जो हमारे इंडिया में फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट है, तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू रजिस्टर होते हैं तो इससे जो कंसेंशुअल एज है उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि 18 कंसेंशुअल एज 18 को 16 से करने की बात हो रही है, लेकिन लीगल एज ऑफ मैरिज वुड रिमेन 21 फॉर बॉयज एंड 18 फॉर गर्ल्स। तो आई बिलीव इसमें उसका कोई मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा। गरिमा जी ने हैंड रेज किया है, गरिमा में अपनी बात रखें। मैम से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने पूछा था अभी कि मतलब क्या हमारी सोसाइटी इतनी ओपन हो गई है कि हम ये अलाउ कर दें कि ठीक है सेक्स तो तुम कर लो 16 साल पे, पर शादी तुम्हारी 21 साल पे होएगी, चलेगा? और मतलब दूसरे लोग हैं, मतलब मान लो ये जो कपल है ये तो ठीक है साथ में रहे 1-2 साल, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद में वो लड़की कहीं और, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है, ये लड़की जाके कहीं और शादी करी तो कोई और शादी करेगा? अपने यहाँ तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और पता नहीं क्या-क्या होता है। मैम इसमें मैं ओवरऑल अगर देखूं, विलेज एरिया रूरल एरिया हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लाइक प्रोपोर्शन में इन कंपैरिजन टू अर्बन्स में ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब मैं जो चूंकि दिल्ली में लखनऊ में 5 साल 7 साल रह चुकी हूँ, यहाँ पे तो मेंटालिटी थोड़ी सी मैंने देखा है चेंज हो रही है लड़की और लड़के के एक दूसरे के प्रति। विलेज एरिया में आई कांट, मतलब वो चीज मुझे नहीं दिखी। तो आई कैन से दैट कि उस चीज का साइकोलॉजिकली तो इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी मैं आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट तो फिर दोबारा से नहीं ठीक, बिल्कुल सही है। इसमें डिस्कशंस का ही टॉपिक है और हाँ हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, जैसा कि गरिमा जी ने भी बताया दया जी ने बताया कि 14-15 साल में एक बार बच्चों के साथ संबंध बन जाते हैं, 16 साल में तो जिद पे रहते हैं कि हमको विवाह करना ही है अब। तो जी उसको भी एड्रेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहेगा कि नहीं, आपने भले ही 16 साल में संबंध बना लिया है, विवाह तो आपको 18 के बाद ही करना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ पे इस तरह की कोई चीज आती है तो मुझे लगता है फिर हमको विवाह की उम्र पर भी कुछ बात करनी पड़ेगी कि तब आपको विवाह की उम्र भी 18 से घटानी पड़ेगी और वहां भी लड़कों के केस में 21 से घटानी पड़ेगी, दोनों रखनी पड़ेगी। नहीं तो अगली जो समस्या इससे उत्पन्न होने वाली वो यही है कि बच्चे कहेंगे कि हम साथ ही रहेंगे, फिर अगर आप साथ रखते हैं तो आप कैसे उसको हैंडल करने वाले हैं, ये समस्याएं भी आएंगी। जी सेशन ओपन है हमारा, किसी के प्रश्न विवेक हो जी ने तो हम एक सवाल पूछा है, डॉक्टर विवेक हैं, ये बीएचयू जी में ही इज अ डॉक्टर। जी सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। विवेक सर ने लिखा है, इफ द मेजोरिटी ऑफ कंसेंसुअल सेक्स रिलेटेड पॉक्सो cases in India are not of 16, 16 or 17, 17 years, will reducing the age of consent not going to create a big loophole in the law for the predators to get away, although being clarity at fault? प्रेडेटर्स के लिए उनका कहना है कि ये मुझे लगता है, और सब लोग हम इस पे चर्चा कर भी रहे हैं बिल्कुल कि हाँ कि प्रेडेटर्स के लिए कहीं ना कहीं ये चीज ये आसान हो जाएगी, बच्चों को उस उम्र में भी कन्विंस करना, ये सारी चीजें करना। जी इसमें मेरे ख्याल से लॉ को प्रेडेटर्स को बिल्कुल भी हम इस चीज में अड़िग रहेंगे कि देयर हैज टू बी अ वेरी कहते हैं ना स्ट्रिक्ट लॉ एंड स्ट्रिक्ट मतलब कोई लूप होल्स का गुंजाइश ना रहे इस चीज में। हमारे लॉ को इस चीज में देखना पड़ेगा, हमारे